हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वहां से जरूर सुनिएगा। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का। ऑलरेडी हम जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू जॉब डिजाइन। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई सारी एग्जांपल्स आज के लेक्चर में इंक्लूडेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में सीखना। माय डियर लर्नर्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जॉब डिजाइन का मीनिंग और मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे की जाए जॉब डिजाइन, इसके कई सारे मेथड्स तो हम सीख चुके, पर अलग अलग रिसर्चर्स ने अपनी सोच अप्रोचेस के तौर पर प्रोवाइड की है। अब कंपनी ये देख सकती है कि कौन सी अप्रोच उसको बेस्ट लगती है और उसको अपनाते हुए एक जॉब की डिजाइनिंग या रीडिजाइनिंग का काम वो कर सकती है। स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर लिखी हैं मैंने 5 अप्रोचेस, जिन्हें एक एक करके आज हम समझेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से अच्छे से। पर उससे पहले आपने करना है एक जरूरी काम, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और टॉपिक को पूरा सुनना और टीचर की मेहनत की सराहना करते हुए एक लाइक जरूर करना। अगर कोई राय देना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल अप्रोच के साथ। क्लासिकल अप्रोच, कई सारी बुक्स में इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला गया है, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लासिकल अप्रोच ये कहती है कि कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में चल रही हैं, उन्हीं प्रैक्टिसेस को अपना लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक एम्प्लॉइज को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो उसी हिसाब से डिजाइन की जाती है जैसे बाकी के लोग जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो दे रहे हैं। मतलब कुछ नया नहीं किया जाता। उसके साथ ही हर काम का बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। काम कौन से हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कितनी रेम्युनरेशन मतलब कितनी तनख्वाह देनी है, ये सब मेथड्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है जो इंडस्ट्री में अपनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी सेम ही होती हैं। उसे मालूम होता है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तो यहाँ तो काम ऐसे ही होता है। तो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं, उसे ट्रेनिंग दी जाती है और उसके लिए नए नए एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि वो काम को अच्छे से सीख पाए। इसका मतलब ये है कि जब एक कंपनी क्लासिकल अप्रोच को अपनाती है तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं करना होता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पुराने समय में ऐसी थी जो ट्रेडिशनल अप्रोच को चलते हुए कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस को ही अपना लेती थी। दूसरी अप्रोच है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर आप बहुत डिटेल में सुनना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो वहां से आप सुन सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया F.W. टेलर ने। उन्होंने ये बोला कि हर काम को करने का एक सेट तरीका बनाना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ एक प्रिंसिपल्स के ऊपर ठहरी हुई है। प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर 7। सबसे पहला है टास्क फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर ये बोला गया कि हर एक टास्क मतलब काम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांट दिया जाए। इससे एक कंपोनेंट एक एम्प्लॉय को मिलेगा और वो उस काम में महारत हासिल कर लेगा, उसकी टेक्निकल एफिशिएंसी उसमें बढ़िया हो जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें यह बोला गया कि साइंटिफिक स्टडी की जाए, प्रॉपर एनालिसिस किया जाए, तभी डिसाइड किया जाए कि बेस्ट मेथड कौन सा है एक टास्क को करने का।
तीसरा प्रिंसिपल है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके अंदर बोला गया कि डिस्कवर कीजिए स्टैंडर्ड्स। हर एक काम का स्टैंडर्ड फिक्स हो, टाइम के रिलेटेड भी और मोशन स्टडी के रिलेटेड भी। फिर बारी आई स्पेशलाइजेशन की, जिसके अंदर ये बोला गया कि वर्कर्स को स्पेशलाइज करवाओ, एक स्पेसिफिक टास्क उसे दो और ये बोलो कि इसी टास्क में आपने महारत हासिल करनी है। फिफ्थ है ट्रेनिंग, वर्कर्स को बहुत ही बढ़िया मैनर्स सिखाओ, ट्रेनिंग दो ताकि उनके स्किल्स जो हैं वो बढ़े, जिससे कंपनी का समय भी बचेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, जो भी काम उसको दिया गया है उसकी जिम्मेवारी उसे लेनी पड़ेगी। इसे नाम दिया गया वन मैन वन जॉब। उसके बाद इकोनॉमिक इंसेंटिव, पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अगर एक वर्कर बढ़िया काम करता है तो उसे मॉनेटरी कंपनसेशन दी जाएगी एज अ रिवॉर्ड। तीसरी अप्रोच का नाम है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इस अप्रोच का नाम तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर लोगों के आपसी रिश्ते कैसे होते हैं इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। नाम है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स, जो कि 1924 से लेके 33 तक किए गए हैं। अब इसको समझने के लिए अगर आपकी बहुत इच्छा है तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इसमें ये स्टडी किया गया कि इन्वायरमेंट का क्या असर होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। बहुत सारी फाइंडिंग्स की गई इस एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए, जैसे कि एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स क्या होती हैं, किस तरीके के लीडर्स एम्प्लॉयज को अच्छे लगते हैं, ग्रुप्स में काम करना लोगों को कैसी फीलिंग देता है। तो डिटेल में सीखिएगा मेरे ही चैनल पर, जिसका वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने अभी बताया, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। चौथी अप्रोच स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, टॉपिक को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फोर्थ अप्रोच का नाम है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। जब हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसकी फाइंडिंग्स निकलकर बाहर आई, तो उसके बाद ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई कि जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके अंदर जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए कई तरीके के मॉडल्स निकलकर सामने आए। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि है हैकमैन और ओल्डहैम का मॉडल, जिसके अंदर कई सारी असम्पशंस ली गई। असम्पशंस थी साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में, दिमागी सोच क्या है जॉब के बारे में एक एम्प्लॉय की। इन असम्पशंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। स्लाइड को ध्यान से देखिए। पहली असम्पशन है एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जो जॉब होल्डर है, जो उस नौकरी के ऊपर काम कर रहा है, उसको क्या लगता है उसकी नौकरी की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या वर्थ है उस नौकरी की जो उसने अपनाई है। दूसरी अजम्पशन है एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब जॉब होल्डर्स क्या फील करता है, क्या वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल मानता है अपने आप को, क्या उसे लगता है कि मेरी जवाबदारी है, मैंने बढ़िया रिजल्ट्स लाकर देने हैं जो भी काम मुझे दिया गया है। तीसरी है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। कितनी इंफॉर्मेशन एक जॉब होल्डर को दी गई है कि वो काम कैसा कर रहा है, क्या नतीजे दे रहा है वो कंपनी को अपना जॉब परफॉर्म करते हुए। तो ये है वो मॉडल जो आपने एग्जाम्स के लिए लर्न करना है। इसके अंदर ये बोला गया कि जब एक वर्कर एक्सपीरियंस करता है पिछली 3 assumptions को पॉजिटिव, तो वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करता है। उसे ये लगता है कि मेरी जॉब इम्पोर्टेंट है, मोटिवेटेड होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी और परफॉर्मेंस बढ़िया होती जाएगी। इस मॉडल को ध्यान से देखिए। 3 हिस्सों में बटा है ये मॉडल। सबसे पहले है कोर जॉब डायमेंशंस, फिर है क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स,
फिर है पर्सनल एंड वर्क आउटकम। अब इस मॉडल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर रिलेट करेंगे इस मॉडल के साथ ताकि मॉडल आपको बढ़िया सा समझ आ जाए। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर अरुण के बारे में, जो कि एक प्रोजेक्ट लीडर है। XYZ लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। कंपनी कोशिश कर रही है एक डील करने की कनाडा एक कंपनी के साथ। तो कनाडा की इस कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए सारी जिम्मेवारी डाल दी गई है मिस्टर अरुण के ऊपर। अब इस डील को लेने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंदर कई सारे स्किल्स की जरूरत है। पहला स्किल तो ये है कि उसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि एक कंपनी इंडिया की है जिसमें वो काम करते हैं और एक है कनाडा की कंपनी। दूसरा स्किल चाहिए नेगोशिएशन स्किल्स, ताकि वो बातचीत करके अपनी बात को मनवा पाए। अब इसे मॉडल के साथ रिलेट कीजिए। कोर जॉब डायमेंशंस क्या है? सबसे पहले है स्किल वैरायटी। जैसे कि अभी मैंने बताया, प्रोजेक्ट मैनेजर को कई सारे स्किल्स की जरूरत थी, डिफरेंट स्किल्स और टैलेंट्स की जरूरत थी। टास्क आइडेंटिटी, उन्हें अच्छे से पता है कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसे कैसे कंप्लीट करना है। टास्क सिग्निफिकेंस, कितना इम्पैक्ट है कंपनी के ऊपर। अगर ये डील क्रैक हो जाती है तो कई जिंदगियां बदल जाएंगी। कंपनी का इनसाइड और आउटसाइड दोनों चीजों में बहुत भारी फर्क आएगा। अब ये पहला ब्लॉक है, इससे जाता है एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस। अब देखते हैं कि मिस्टर अरुण को ये बातें कितनी मीनिंगफुल लगी। मिस्टर अरुण कहते हैं, मेरा काम बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इसी काम के तहत मेरी जिंदगी और कंपनी में काम करने वालों की जिंदगी का निर्णय होगा। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया इस काम को करने में, तो मेरे को बहुत ही बढ़िया जॉब मिलेगी, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, और साथ ही साथ कनाडा भी भेज दिया जाएगा। इसी चीज को समझते हुए उन्होंने दिन रात इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और उनके एफर्ट्स की बहुत ज्यादा सराहना मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी की। अब यहाँ से आपको ये समझ आया कि काम बहुत मीनिंगफुल लग रहा है, जिससे इंटरनल वर्क मोटिवेशन है उनके अंदर। एटोनॉमी, फ्रीडम भी दी गई है। फीडबैक, मैनेजिंग डायरेक्टर भी उनके काम की सराहना कर रहे हैं। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं। रिजल्ट्स भी पता है ना कि काम अच्छा किया तो कनाडा चले जाएंगे, टॉप पोजीशन भी मिलेगी। इसी का नतीजा होगा पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स। दिल से खुशी है, दिल से मोटिवेटेड हैं, साथ ही साथ क्वालिटी वर्क भी परफॉर्म कर रहे हैं, एब्सेंट भी नहीं होते। अभी बताया 24 घंटे तैयार हैं, सातों दिन तैयार हैं। यहाँ से समझ आता है कि अगर एक एम्प्लॉय को आप इतनी मीनिंगफुल जॉब डिजाइन करके देंगे तो वो बहुत बढ़िया काम उस जॉब के ऊपर करेगा। तो आप भी बढ़िया काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी अप्रोच, जो कि है सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स अप्रोच। अप्रोच में दो मेन वर्ड्स हैं, एक तो है सोशियो, एक तो है टेक्निकल। तो यही बोला गया, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, बढ़िया सिस्टम तैयार किए जाएं। सोशल इम्पैक्ट स्टडी किया जाए कि नौकरी का माहौल कैसा हो। इसी से बने जॉब सिचुएशन, दोनों एस्पेक्ट्स एक एम्प्लॉय के और ऑर्गेनाइजेशन के पूरे किए जाएं बढ़िया तरीके से। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है मिसेस रीमा के बारे में, जो कि सिंगल पेरेंट हैं। बेटा बहुत समय से बीमार चल रहा है। कंपनी में बोलती हैं कि मेरा काम में मन नहीं लगता क्योंकि मेरा बेटा ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट पूरा भी करना है क्योंकि लास्ट डेट पास आ रही है। इसलिए कंपनी ने उनकी सोशल नीड्स को जानते हुए एक डिसीजन लिया। अप्रोच में दोनों चीजों का ध्यान रखना था। लीव तो दी गई, साथ में कंडीशन रखी गई कि डेली 2 घंटे आपको घर से काम करना पड़ेगा, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों काम पूरे हुए। सोशल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखा गया और काम के साथ भी कोई लापरवाही नहीं की गई। तो इस जॉब के अंदर ये भी ध्यान रखना है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की, उन्हें अपना काम बढ़िया लगे। डिसीजन मेकिंग की पार्ट्स दीजिए, सोशल सपोर्ट भी दीजिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। गुड बाय।